अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे वालिदैन और भाई को बुलवाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। ये वो तरीका जिसको अपनाते हुए काफी लोगों ने अपने वालिदैन को और भाई को बुलवाया है। इस पे बात करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा दोस्तों के इस पे दोबारा से कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद पारों के बारे में एक नया कानून लागू होने जा रहा है जो कि बहुत अच्छी खबर है, इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। ड्राइवर लाइसेंस यूरोप और स्पेन में नया कानून लॉन्च किया गया है, इसको तफसीली बताऊंगा और लाजमी तौर पे इसको डीपली समझिएगा। काफी अच्छा कानून है, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद स्पेन से बाहर कितना अरसा रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उसमें कोई दोस्तों का कंफ्यूजन है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको बताते चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। पारो का जो नया कानून है उसका लिंक आपको मिलेगा और ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड यूरोप और स्पेन का जो नया कानून है इसका लिंक आपको, दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। दोनों लिंक्स को आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वालिदैन और भाई को बुलवाने का जो बेहतरीन तरीका है उसके बारे में। मैं ज्यादा टाइम जो है वो और डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ यही कहूंगा जो दोस्त यूके से रिलेटेड न्यूज की कमेंट करते हैं उनको ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उस चैनल का, वहां पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे यूके से रिलेटेड न्यूज है वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वालिदैन और भाई को बुलवाने का जो बेहतरीन तरीका है, मैं मोहतरम वीडियो में आज से पहले अगर 3 महीने 4 महीने पहले बात करें तो उस वक्त भी मैंने इस पे डिटेल के साथ बात की थी। ये दोस्तों वो तरीका जो प्रैक्टिकली लोगों ने किया है, जाती तौर पे मैं जानता हूं, अब आपने इसको समझना है। ये बात याद रखें कि स्पेन जो है ये यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला मुल्क है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगार है और बहुत ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पे 11.80% तक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पहुंच चुकी है और नौजवानों की 26% तक जो है वो दुनिया में टोटल जो है 13% है नौजवान फारग और स्पेन में अकेले में 26% है। मैंने रिसेंटली इस पर वीडियो भी बनाई थी और आपको उसकी डिटेल भी बताई थी और लिंक भी शेयर किया था। तो इसको आपने जहन में रखना है। इस वजह से वर्क परमिट पे नॉर्मली अपने रिलेटिव को बुलाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हुकूमत के पास बड़ा जवाब है कि हमारी तो अपनी पॉपुलेशन फारग है, आप बाहर से कहां से बंदे बुलवा रहे हैं। तो इस वजह से काफी डिफिकल्ट हो चुका है। 2005 के बाद 2005 से पहले बहुत वर्क परमिट पे लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे वालिदैन और भाई को बुलवाने का जो बेहतरीन तरीका, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे वालिदैन के बारे में। वालिदैन अगर आपके 65 साल से ऊपर हैं, चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर 65 साल से कम है तो ये कि कोई ना कोई बहाना लगा के आपको रिफ्यूज रिजेक्ट कर देते हैं। ये याद रखें, यहाँ पे सब कुछ ओके हो जाता है। स्पेन से आपकी फीस वसूली होगी, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आपको इनविटेशन लेटर बना दिया जाएगा, सब कुछ हो जाता है, सारा स्मूथली हो जाता है। लेकिन बात जब एम्बेसी पे जाती है, एम्बेसी कोई ना कोई रीजन लगा के रिजेक्ट करती है, रिफ्यूज करती है, अब दोबारा करते हैं, दोबारा करती है। यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ 3-3 4-4 मरतबा कर चुके हैं लेकिन उनके वालिदैन के वीजे नहीं लगे। अब यहाँ पे करना क्या है, एक तो आपने वेट करना है कि आपके वालिदैन की उम्र 65 साल से ज्यादा हो। दूसरा, कोशिश करें कि आपको नेशनैलिटी मिल चुकी हो। नेशनैलिटी से पहले करेंगे तो वो वही बात है जैसे 65 से कम का कोई ना कोई रीजन लगाते हैं, इसी तरह जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर है उनकी भी कोई ना कोई रीजन लगा के प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपके पास एक बड़ा जो है वो काम ये है कि आपने पहली मरतबा अपने वालिदैन को कभी भी जो है परमानेंटली अपने पास सेटलमेंट के लिए नहीं बुलाना, यानी कि डायरेक्ट अराइगो फैमिलियर अप्लाई नहीं करनी। आपने पहले मरहले में उनका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनका विजिट वीजा अप्लाई करना है। विजिट वीजे पे उनको बुलवाना है। विजिट वीजा उनका अप्लाई करेंगे, विजिट वीजे पे उनको बुलवाइएगा। विजिट वीजे पे जब वो आते हैं उनका वीजा मैक्सिमम एक्सटेंड करवा सकते हैं, उनको अपने पास रख सकते हैं। मैक्सिमम आप उनका वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 3 महीने के लिए आए हैं, आप उनको 6 महीने तक यहाँ पे रख सकते हैं, एक्सटेंशन करवा सकते हैं। वो भी पुलिसिया नेशनल से जो आपके करीब तरीन है वहां से हो जाती है। तो वो आप वहां पे उनको रखें अपने पास और उनको उसी टाइम पीरियड में इलीगल ना होने दे वापस भेज दें। 6 महीने साल बाद दोबारा उनका अप्लाई करें, बड़ा इजीली उनका वीजा दोबारा लग जाएगा। अपने पास बुलाएं, फिर उनको 6 महीने साल अपने पास रखें, फिर भेजें। इस तरह करके ये बात याद रखेंगे, जब वो पहली मरतबा आपके पास आए लाजमी तौर पर उनकी पाद्रोनामितो करवा लें। पाद्रोनामितो करवाने के बाद आपकी उनका पाद्रोनामितो चलाएं। जैसे तकरीबन 2 साल उनके हो जाते हैं, 2 से 3 साल, तो
तो आप उनकी अरेगो फैमिलियार आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको अपने पास रख सकते हैं कि ये मेरे वालिदैन हैं, मुझ पर डिपेंड करते हैं, मैं इनको अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर स्पेन में आने के बाद लॉयर अच्छा सा करके आप केस दायर करेंगे तो आपकी जो वालिदैन है वो आपके पास रह लेंगे और आप तमाम चीजें जो है आपकी रेजिडेंसी कार्ड, अगर आपके पास नेशनलिटी है, उनको तरखेता कम्युनितारिया मिल जाएगा, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मेडिकल उनका फ्री होगा, आपके टैक्स नंबर पे तमाम चीजें वो यहाँ पे कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो लोगों ने अपनाया। भाई के बारे में दोस्तों आपको ये बताता चलूं, एक खास रिक्वायरमेंट है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आपने ये एप्लीकेशन देनी है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इस पे अपने भाई को अपने पास बुलाना चाहता हूँ, मिलकर बिजनेस को संभालना चाहते हैं, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। वर्क परमिट आपने यहाँ से अपनी कंपनी का इशू करना है और यहाँ पे 70 to 90%, 80% देखा गया है कि उनके वर्क परमिट लगे हैं और वो लोगों ने अपने साथ अपने भाइयों को यहाँ पे सेटल किया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन की कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी के जो काम करते हैं उनकी कंपनी, उसके बाद ये अलमी तहसीन वगैरह की जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिनके ये लोगों को काफी ज्यादा जो है इसमें सक्सेसफुल होते देखा है। ये लोग जो टैक्स बड़ी तादाद में पे करते हैं, बिजनेस इनका अच्छा है, मूवमेंट अच्छी है, इनके जो है वर्क परमिट अपने भाइयों के लिए बड़ी आसानी के साथ निकले हैं, लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये दो मालूमात हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, जिसके बारे में काफी ज्यादा कमेंट थे। उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पारो के बारे में। पारो के बारे में एक नया कानून लागू हो चुका है और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। आपको पता है कि आपने अगर 1 साल से कम काम किया हो तो आपको पारो नहीं लगती, आपकी सब्सिडी नहीं लगती, आपको कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अब नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक एक नई अजूदा की सूरत में आपको अगर पारो नहीं मिलेगी तो वो आपकी डायरेक्ट अमदाद लग जाएगी, जिसमें डिपेंड करता है कि आप अकेले हैं या आप फैमिली मेंबरान हैं। वो तमाम चीजें आपकी देखने के बाद सेपे जो है आपकी पारो और सब्सिडी दोनों में से कोई एक खास तौर पे लगा देगा, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें 400 भी है, 500 भी है, पारो का कुछ पोर्शन भी आपको मिल सकता है। ये आपकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। लिंक नीचे मौजूद है, लिंक नंबर 2, वहां पे डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काफी अहम न्यूज के बारे में, जो है ड्राइवर लाइसेंस, जो कि यूरोप और स्पेन ने एक नया कानून पास किया है। असल में यूरोप ने ये अनाउंस किया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइवर लाइसेंस गाड़ी का जो है वो 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर सकते, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया 17 साल, यानी कि 17 साल की उम्र में अब आप ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं। इससे भी बढ़ के अब स्पेन ने भी एक और ऐलान कर दिया 16 साल का। 16 साल के आप हैं तो ड्राइवर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, यानी कि बी लाइसेंस। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, 16 साल से लेके 17 साल की यानी कि 1 साल तक आपने लो कैपेसिटी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी है, जिसकी एक खास मुद्दत होगी, एक खास कैपेसिटी होगी, उसके अंदर रहते हुए आपने चलानी है। 1 साल जैसे आपका कंप्लीट होगा फिर आप रूटीन वाली गाड़ी जो है 17 साल से आगे चला सकेंगे। ये बहुत अच्छा कानून है जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस कर दिया है, कुछ ममालिक में इम्प्लीमेंट हो चुका है, स्पेन ने उससे बढ़ के ये कानून लॉन्च कर दिया और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। इस पे आप मजीद मालूमात किसी भी ऑटो स्कूल से ले सकते हैं या डीजीटी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। नीचे जो लिंक नंबर 2 दे रहा हूं वहां पे भी तमाम डिटेल दर्ज है, वहां पे जाकर उस लिंक को भी रीड करने से आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन से बाहर कितना अरसा रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो क्या कहता है। असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि आप किसी की रेजिडेंसी इस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो कितना अरसा स्पेन में रहा और कितना अरसा स्पेन से बाहर रहा, तो उस वक्त क्या होना था, उस वक्त स्पेन ने इसके मुतबादल कोई ना कोई पार्लियामेंट में नया कानून बनाना था और उसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्पेन ने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनता और आने वाले वक्त में राहत मिलती। ऐसी ही वजह है कि बेशुमार फैमिलीज, बेशुमार लोग इस कंफ्यूजन में मारे गए हैं। बेशुमार लोगों की रेजिडेंसियां कैंसर रिजेक्ट हो चुकी हैं। उन्होंने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि रूलिंग दे दी है तो अब इसके मुताबिक ही हम जितना मर्जी ऐसा रह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बेशुमार लोगों की रेजिडेंसी अभी दाव पे लगी है। उन्होंने दोबारा किसी ने रैगो अप्लाई करनी है, किसी ने कुछ और मकसद, लेकिन अब उनका जो रेजिडेंस कार्ड पुराना है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें, किसी की बातों में ना आए। जो रूल ऑलरेडी है वही है। अगर तो आप इतने
काबिल हैं या इतनी आपकी पहुंच है कि आप तमाम अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपने 1.5-2 साल आप इसी में लगाएं, तो फिर तो आप दोबारा से उस लेडी की तरह ये प्रोसेस कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज उन्हीं रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें जो ऑलरेडी है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कितना अरसा आपने रहना है, तो उसी अरसे के अंदर रहें, उससे ज्यादा ना रहें, वरना आपको परेशानी हो सकती है अपनी रेजिडेंसी रिन्यू करवाते हुए। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।